नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। इसमें आज हम पूर्वावलोकन राजनीतिक विज्ञान का 32वां लेक्चर कंप्लीट करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजनीतिक दलों के बारे में। चलिए प्रारंभ करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करिए और अपने सुझाव देने के लिए कमेंट करिए। चलिए प्रारंभ करते हैं। दलीय व्यवस्था राजनीति व्यवस्था का अंग है, यानी कि दलीय व्यवस्था जो है एक राजनीतिक व्यवस्था का अंग है। दलीय व्यवस्था द्वारा ही लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्थाओं में सरकार का गठन और संचालन होता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, ये कब का अधिनियम है ये भी ध्यान रखना है, पेपर में क्वेश्चन बने हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। किसका प्रावधान करता है? राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है। हाँ, तब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम क्या करता है? राजनीतिक दलों का पंजीकरण का प्रावधान करता है। प्रावधान और पंजीकरण करेगा कौन? पंजीकरण करेगा हमारा निर्वाचन आयोग करेगा। निर्वाचन आयोग कौन से भाग में है? भाग 15 में है। इस आर्टिकल में 324 आर्टिकल में, इससे पहले वाले में जो लेक्चर हम लोगों ने पढ़ा था, यानी कि 31वां लेक्चर, उसमें ये सब हमने कंप्लीट किया था। इधर देखिए। हाँ, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा राजनीतिक दलों को प्रथम बार वर्ष 1985 में संवैधानिक मान्यता मिली। ये एक बहुत ही रोचक तथ्य अभी मुझे भी पता चला है। मैं अभी तक जानता था 42वां 52वां 51वां संविधान संशोधन जो था 1985 का, वो दल बदल कानून के लिए था। हाँ, वहीं 52वां जो संविधान संशोधन है वो किस बात के लिए था कि ये 1985 में राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता मिली। यह नियम 1 मार्च 1985 को लागू हुआ। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान की 10वीं अनुसूची को जोड़कर दल बदल को रोकने का प्रावधान किया गया। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा 10वीं अनुसूची में संशोधन किए गए। मतलब कि जो आप देखेंगे 10वीं अनुसूची कब लाई गई? वो 1985 में लाई गई। किसके माध्यम से लाई गई? 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से लाई गई। किस लिए लाई गई? राजनीतिक पार्टी में जो दल बदल हो रहा था, आया राम गया राम का फॉर्मूला, वो ना चल पाए, इसलिए हुआ था। फिर 91वां संविधान संशोधन हुआ। उसमें क्या किया गया कि 10वीं अनुसूची में संशोधन किया गया। अब है आंतरिक दलीय लोकतंत्र राजनीतिक दलों के आंतरिक चुनाव के लिए प्रयुक्त होता है, जो दल के पदाधिकारियों के चुनाव हेतु समय समय पर होता है। भारत में विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय पार्टी की मान्यता देने का अधिकार निर्वाचन प्रतीक यानी आरक्षण और आवंटन अध्यादेश आदेश 1968 के तहत निर्वाचन आयोग को है। मतलब कि जो प्रतीक मिलेगा, जो चिन्ह मिलेगा, वो कौन देगा? और उनको राष्ट्रीय है कि राज्य स्तरीय है, ये पार्टी का दर्जा कौन देगा? वह देगा निर्वाचन आयोग। किसके माध्यम से देगा? वह आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 में आया था, उसके माध्यम से देगा। वर्तमान में देश का कुल 8 राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है। यानी कि वर्तमान में देखा जाए तो देश में कुल 8 राजनीतिक दल हैं जिनको आप देखेंगे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है। इसमें देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे पुरानी है, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस तथा नेशनल पीपुल पार्टी है। अभी इसमें 9 को आप 8 को एक 9 कर लीजिएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी को भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है, तो इसको अभी सुधार करके अपडेट में 9 मान लीजिएगा। भारत में वयस्क मताधिकार के आधार पर मतदान होता है। भारत में वयस्क मताधिकार के आधार पर मतदान होता है, जिसमें पहले 21 वर्ष उम्र थी। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि किस संविधान संशोधन के माध्यम से इसकी उम्र को 21 से हटाकर क्या कहते हैं उतना कर दी गई है, 18 वर्ष की गई है। चलिए मैं संविधान संशोधन बता देता हूँ, आप ईयर बताइएगा। वो संविधान संशोधन था 1961 का संविधान संशोधन, सॉरी 61वां संविधान संशोधन था। अब किस था यही बता देता हूँ आपको। 1985 से लेकर 1990 के बीच का समय था। अब आप इसको सर्च और कमेंट करके बताइएगा। मैं इसको रफ कर देता हूँ, आगे पढ़ते हैं। राजनीतिक दलों को अपने स्वयं के मानक स्थापित करने की स्वतंत्रता होती है। यानी राजनीतिक दल क्या करते हैं? अपने स्वयं के मानक स्थापित करने
करते हैं उसके लिए स्वतंत्र है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से प्रभावित था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष वेमेश चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय ये देखिए, ये अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो आपका ये यहाँ से भी आ जाएगा, यानी पॉलिटी सेक्शन से, और ये पोर्शन जो आपका आ रहा है ये आ जाएगा आपका हिस्टोरिकल पर्पस से भी आ जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे। यहाँ मेरे आइकन भी हैं। और अटल जी की जो विचारधारा थी और वर्तमान में जो बीजेपी की विचारधारा से थोड़ा सा मुझे अलग नज़र आती है। हाँ, कुछ मुद्दों में उन लोगों में सिमिलरिटी पाई जाती है, लेकिन मुझे भारत के इतिहास में जो प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल देखा जाए और जो विचारधाराओं का कार्यकाल देखा जाए तो उसमें मुझे अटल बिहारी वाजपेयी मेरे पसंद की सूची में एक अच्छे पायदान पर आते हैं। इनकी विचारधारा मुझे बहुत अच्छी लगती है, इनकी बोलने की शैली, इनकी रचनात्मक अभिव्यक्ति, यह सब मुझे बहुत बहुत ही ज़्यादा भाते थे। मैं इनको आज भी सुनता हूँ, इनके वीडियो देखिए, अगर आपने नहीं देखे तो इनके सारे जो पार्लियामेंट में अपने स्पीच दे रहे हैं वो सारा इंटरनेट पे है, यूट्यूब पर है, आप उस पर देखेंगे तो आपको उनके बोलने की शैली और जो एक राष्ट्रीय नेता की जो अभिव्यक्ति की कौशल होता है वो आपको अच्छे से पता चलेगा। भारतीय जनता पार्टी का गठन 1980 में हुआ। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना बी.आर. अम्बेडकर ने 1936 में की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने की थी? वह अम्बेडकर साहब ने की थी। और कब की थी? 1936 में की थी। वर्तमान में सक्रिय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि सीपीआई की स्थापना 1985 तथा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियन मार्क्स CPIM/CPM की स्थापना 1964 में हुई थी। आम आदमी पार्टी एक राज्य स्तरीय पार्टी है, हाँ, लेकिन अब ये राष्ट्रीय भी हो गई है। महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण ने भारत में दल विहीन प्रजातंत्र का समर्थन किया था। ये अगर देखिए हम मार्क हो पाता तो मैं मार्क करता हूँ। ये पीडीएफ में पता नहीं कैसे नीचे ऊपर मार्क हो जाता है, कुछ समझ नहीं आता है। ऊपर का तो एकदम ऊपर हो जाता है, नीचे का तो एकदम नीचे हो जाता है, उस लाइन पे नहीं हो पाता है। तो ये मैं बस कहना चाह रहा हूँ कि ये ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण ने दल विहीन प्रजातंत्र की का समर्थन किया था, कि कोई दल ना हो। लेकिन ये सैद्धांतिक रूप से सही मुझे लग रहा है, लेकिन अगर व्यवहारिक रूप से देखा जाए दल विहीन प्रजातंत्र कैसे हो सकता है? प्रजातंत्र का मतलब ही होता है कुछ दल होंगे, उसमें चुनाव होगा, हर एक दल का अपनी एक विचारधारा होगी जो विशेष समुदाय कहने का मतलब कि विशेष जनसंख्या समूह से संबंधित होगा, तभी तो दल बनेगा ना। और तभी लोकतंत्र में चुनाव होगा। जब दल ही नहीं होंगे तो चुनाव की बात ही नहीं होगी। ये तो वही वाला हाल हो जाएगा, राजतंत्र लोकतंत्र, राजा का लोकतंत्र हो जाएगा फिर राज लोकतंत्र। अब प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है, सही है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है, ये भी सही है। राष्ट्र स्तर का राजनीतिक दल वह है जिसे 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त हो, ये भी सही है। 1999 में आम चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय और 48 राज्य स्तरीय दलें थे, ये भी सही, उस समय के हिसाब से सही था। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? डी वाला सही हो जाएगा। अब है, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो वह चुनाव आयोग को यह अधिकार है। किसको है? चुनाव आयोग को अधिकार है। निम्न में से कौन भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त कराता है? तो मान्यता प्राप्त कौन कराता है? निर्वाचन आयोग मान्यता देता है। अब है, भारत में राजनीतिक दलों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा पंजीकृत और मान्यता प्राप्त की जाती है? तो किसके द्वारा किया जाता है? वह निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। किस दल को राष्ट्रीय दल के रूप में स्वीकारता तब मिलती है जब वह, देखिए ये यहाँ विवादित हो गया है, इसमें अपडेशन भी आया है, सीधा इसका हम एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। निर्वाचन प्रतीत यानी आरक्षण और आवंटन अध्यादेश 1968 आदेश 1968 यथा संशोधित के अनुसार किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में निर्वाचन आयोग द्वारा तभी स्वीकृति प्रदान की जाती है जबकि निम्नलिखित 3 शर्तों में से कोई एक पूरी होती हो। नंबर 1,
मैंने 3 शर्त बताया है राजनीतिक दल राष्ट्रीय स्तर के दल के लिए, अब कोई भी एक पूरी होती हो तो वही है। पहले देख लेते हैं कि उस राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए प्रत्याशी को किन्हीं 4 या अधिक राज्यों में लोकसभा के पिछले आम चुनाव या उन राज्यों की विधानसभा में पिछले आम चुनाव में पड़े कुल वैध मत का कम से कम 6% कम से कम 6% मत और साथ ही कम से कम 4 लोकसभा सीटें प्राप्त हों तो वो कैसी होंगी, वो एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी होंगी। मतलब कैसे हो, अगर लोकसभा का चुनाव हो रहा हो तो पिछले लोक चुनाव में, और या फिर उस राज्य की विधानसभा के चुनाव में कम से कम 6% वोट मिले हो। हाँ, और जो मतलब जितने वोट पड़े हैं उसमें से 6% वोट उसको मिले हो, या कम से कम 4 लोकसभा की सीटें हों। दूसरा जो जो क्राइटेरिया है वो देख लेते हैं। उस दल को लोकसभा के पिछले आम चुनाव में लोकसभा की कुल सदस्य संख्या की कम से कम 2% सीटें प्राप्त हों। दूसरा क्राइटेरिया क्या है, उस दल को लोकसभा के पिछले आम चुनाव में लोकसभा की कुल सदस्य संख्या कि कम से कम 2% सीटें प्राप्त हों। जितनी संख्या है इस समय लोकसभा में सीटों का, उसका 2% उसे प्राप्त हो। इसमें प्रत्येक आधे से अधिक भिन्न को एक गिना जाएगा तथा ये सदस्य कम से कम 3 राज्यों से चुने गए हों। और तीसरा देखेंगे, उस दल को कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दलों का मान्यता प्राप्त हो। तो 4 राज्यों में अगर आपकी कहते हैं राज्य स्तरीय दल है तो वह आपकी राष्ट्रीय स्तरीय मान ली जाएगी। अब उसके बाद है, भारत के किस दल को राष्ट्रीय दल बनने से पूर्व चुनाव में कम से कम कितने प्रतिशत वोट प्राप्त होने चाहिए। तो चुनाव में आप देखेंगे ई वाला ऑप्शन दिया हुआ है, ये आधे से ज़्यादा राज्यों में वैध मतों का नहीं, टोटल जितने वोट पड़ते हैं उसका जो है 6% की मान्यता होनी चाहिए या 4 लोकसभा सीटें होनी चाहिए। दूसरा होता है कि कम से कम 3 राज्यों में जो है 3 राज्यों में चुने जाएँ, मतलब कम से कम जितनी सीटें हैं लोकसभा में उतनी सीटों का अगर 2% सीट इनको मिल रही है तो वह बन जाएँगे आपके राष्ट्रीय स्तर के दल, या कम से कम 4 राज्यों में जो राज्य स्तर की पार्टी हो तो उसे राष्ट्रीय स्तर की पार्टी मान ली जाती है। अब भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह स्तर का दल हो, कम से कम 4 राज्यों में हो। 4 राज्यों में होगा वो दल तो अपने आप उनको राष्ट्रीय स्तर की पार्टी मान ली जाएगी। किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है यदि वह राज्य में या तो लोकसभा के विधानसभा चुनाव में 8% वोट प्राप्त करता हो, तो ये जो है सही है। अब है, ये देखिए एक बार इसको आप और पढ़ लीजिएगा, मैं इसको वीडियो को पॉज कर दे रहा हूँ, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। या पेपर में आया हुआ, पीसीएस के पेपर में आया हुआ प्रश्न है। अब है, किसी पार्टी को एक राजनीतिक पार्टी के रूप में मान्यता तभी मिल सकती है जब वह उस संबंधित राज्य के किसी आम विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वैध मत का 6% पाई हो। सही है ये। अब उसके बाद देखेंगे वह संबंधित राज्य के किसी आम आम विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वैध मतों का 6% हो, तो ये भी आप गलत देखेंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सी वाला सही होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द को प्रभावित करता है, किससे प्रभावित करता है, ब्रिटिश राज की प्रतिक्रिया के विरुद्ध देखा जाता है। निम्नलिखित में से 1999 में किसके विघटन से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ, वह कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ। अब देखेंगे 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिक दल राष्ट्रीय राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, वह है आपके, आप देखेंगे मुस्लिम लीग नहीं है, रिवॉल्यूशन सोशलिस्टिक पार्टी ये भी नहीं, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक ये भी नहीं है, उसके बाद है पीजेंट एंड वर्कर पार्टी ऑफ इंडिया ये भी नहीं है। तो उपयुक्त में से कोई भी आंसर नहीं होगा इसमें से।
अब है भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था? कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा निम्नलिखित राजनीतिक दलों में से किस राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता नहीं है? वह आप देखेंगे, इसमें समाजवादी पार्टी को नहीं है। ये अभी सिर्फ 1 या 2 राज्य तक ही सीमित है, इसलिए इसको मान्यता नहीं प्राप्त है। निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? तो आप देखेंगे अकाली दल जो है वो क्षेत्रीय है। निम्नलिखित में से कौन एक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? तब दल नहीं है वह आप देखेंगे तेलुगु देशम जो है वो नहीं है। आम आदमी पार्टी ऐसी है, उस समय तो ये क्षेत्रीय थी, ये राज्य थी, लेकिन अब जो है राष्ट्रीय स्तर की हो गई है, ये याद रखना है। ये पुराना, लेकिन अभी इसको मान्यता दे दी गई है। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो उसके पार्टी के संस्थापक कौन थे? B.R. अम्बेडकर। 1936 में इसकी स्थापना की गई थी। निम्न में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी? तो प्रेजेंट एंड वर्कर पार्टी ऑफ इंडिया इसकी की थी इन्होंने, इसकी नहीं की थी। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फॉरवर्ड इसकी की थी। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी इसकी की थी। ये दोनों की थी। ये मेरे ख्याल से अभी जो वो ईओ वाला पेपर हुआ था ना, इन्फोर्समेंट ऑफिसर वाला, उसमें ये क्वेश्चन आया था। और लेकिन ये प्री में भी आ चुका है दोनों, लेकिन अभी आया था। याद याद रखिए कि मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है। उसके बाद है राजनीतिक दल और गठन का वर्ष। सीपीआई और उसके बाद सीपीएम, AIAIDDMK, तेलुगु देशम। तो इसको सीधा उसमें देखते हैं क्या कब हुआ था। वो CPI वो हुआ था 1925 में, CPM 1964 में, AIADMK 1972 में, तेलुगु देशम 1982 में हुआ था। भारतीय भारतीय साम्यवादी दल का विभाजन 2 दल CPI और CPIM में किस वर्ष हुआ? तो वो हुआ 1964 में हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा दल संयुक्त मोर्चा का जो 1996 से 97 के दौरान सत्ता में था सत्ता का भाग नहीं था? वह आप देखेंगे बहुजन समाज पार्टी, समता पार्टी और हरियाणा विकास परिषद भाग नहीं थे। अब है ये वर्ष है और मत की प्रतिशत। या क्वेश्चन पढ़ना अपने आप में एक समय बर्बादी है, क्योंकि ये जो कितना प्रतिशत मत पाया ये वर्तमान में जो आपको राजनीतिक पार्टी में आम चुनाव होगा उसमें आप देखिएगा तो उसके क्वेश्चन समझ में आएगा। अब फिर वही है कि कितनी सीटों से संबंधित है, ये प्रश्न पढ़ना इस तरह का उचित नहीं है। अब ये देख लेते कथनों कारणों में क्या प्रश्न है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली साझा सरकार के अभिशासन के लिए राष्ट्रीय एजेंट के कुछ नीति निर्देशक, कुछ वादे और कुछ मार्गदर्शन सिद्धांत समाहित हैं, क्योंकि वह बहुत सी चीजों के बृहत विस्तार में चर्चा करता है। उपयुक्त के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ये बी वाला इसमें बता रहा सही है, जो उसके दोनों सही है लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। अब देखेंगे किस राज्य में क्षेत्रीय दल सत्ता में नहीं है? वह आप देखेंगे केरल में है, वहाँ उस समय के, लेकिन वर्तमान में देखिए क्या है उसके पर। अब है कथन पढ़ेंगे। भारत में केंद्रीय लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के निर्वाचन में सदस्यों का बहुमत पाने वाले राजनीतिक दल ही सरकार बनाते हैं, ना कि मतों का बहुमत पाने वाले। सही है। बहुमत प्रणाली बहुमत प्रणाली पर आधारित निर्वाचनों में प्राप्त मतों की अपेक्षा बहुलता के आधार पर ही परिणाम का निर्णय होता है। तो यह सही है, ये वाला ऑप्शन सही होगा इसमें। अब संसद व राज्य विधानमंडल में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। तो ये संविधान संशोधन की आवश्यकता है। चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दल बिना किसी संविधान संशोधन की जितनी सीटों पर वे चुनाव लड़ रहे हैं उसके 33% को महिलाओं के लिए नियमित कर सकते हैं। तो ये गलत मुझे लग रहा है। हाँ, कर सकते हैं, नियमित कर सकते हैं। ये गलत है, आर सही है, क्योंकि संशोधन की आवश्यकता बोला नहीं,
अभी है। वर्तमान में आप देखेंगे 128वां संविधान संशोधन लाया गया ना, 106वां है शायद, मैं भूल गया हूँ। वो संशोधन लाया गया है, महिलाओं नारी शक्ति वंदना विधेयक के नाम से लाया गया है, आपने देखा होगा। आप देखेंगे कथन और कारण के प्रश्न देखेंगे। भारत में स्थानीय दलीय व्यवस्था नहीं है, भारत में स्थानीय दलीय व्यवस्था नहीं है क्योंकि अत्यधिक संख्या में राजनीतिक दल है। ये गलत है। तो दोनों सही है लेकिन सही व्याख्या नहीं करता है। निम्नलिखित में से दलीय व्यवस्था किस एक व्यापक व्यवस्था का अंग है? तो आज देखेंगे आप राजनीतिक व्यवस्था का है। निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए, नीचे दिए कूट मिलाइए। कारण का कथन है भारत में लिखित संविधान क्योंकि शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास क्षेत्रीय आकांक्षाओं का संकेतक होता है। दोनों सही है लेकिन इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है। निम्नलिखित में से किस एक दबाव समूह माना जा सकता है? तो वह दबाव समूह मजदूर संघ को माना जा सकता है। अब देखेंगे आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग होता है, कब होता है? वह दल का आंतरिक चुनाव जो दलों के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर हो। अब निम्नलिखित में से किस विद्वान ने स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों में भारत में दलीय व्यवस्था का एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था के रूप में वर्णन किया था? और वर्णन किया था आपका कौन है? ये रजनी कोठारी साहब ने किया था, ध्यान रखिएगा। अब दल बदल, हाँ, दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को अधिनियमित हुआ था वह कौन सी थी? वह थी 15 फरवरी 1985 थी। कौन थी? 15 फरवरी 1985 थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक दल कानून निरोध में आच्छादित नहीं है? वह देखेंगे आप किसी दल के विभिन्न चरणों में बड़े पैमाने पर दल बदल है। अब राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्राप्त प्रथम बार मिली थी, तो कब मिली थी प्रथम बार? 1985 में मिली थी। संवैधानिक मान्यता 1985 में मिली थी। अब देखेंगे भारत में एक राजनीतिक दलों का विलय दूसरे राजनीतिक दलों में निम्नलिखित में से किस तिथि में मान्य होता है? होता कब है? जब विधान दल में कम से कम 2/3 सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत हो जाएं। अब है निम्नलिखित में से एक दल विरोधी विधेयक के संबंध में क्या सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं है कि भारत नहीं लोकसभा के सभापति के अस्थायी नहीं ठहराया जाएगा यदि वह बाद में किसी अन्य राजनीतिक दल का सदस्य बन जाता है, तो यह सही नहीं है। अब देखेंगे आगे प्रश्न है, राज्य के विधायिका संसद का एक सदस्य निर्वाचन के बाद भारत वर्ष में दल बदल के आधार पर होने वाली निहत्ताओं का अपवाद निम्नांकित में से किस तिथि को माना जाता है? वह माना जाता है उपयुक्त में से दोनों, यानी कि यदि राज्य की विधायिका या संसद के किसी सदन का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष निर्वाचित हो जाने पर वह स्वेच्छा से मूल राजनीतिक दलों की सदस्यता छोड़ दे, तब यदि ऐसे पद पर ना रहे जाने के पश्चात वह राजनीतिक दलों में पुनः सम्मिलित हो जाता है। तो अब है दल परिवर्तन विरोधी विधि को किस राज्य में 1989 में अधिनियमित कर दिया गया था? वो था जम्मू और कश्मीर को। अब ये दिए गए जनता प्राप्त प्रतिशत मत, ये मुझे इस तरह के क्वेश्चन को सही नहीं लगते हैं। मैं इस तरह क्वेश्चन छोड़ता हूँ कि ये बहुत ही करंट सब्जेक्ट के कौन राज्य में कितनी सीटें पाई गई हैं, इस तरह क्वेश्चन से थोड़ा बचना चाहिए। अदरवाइज अगर आपको अटेम्प्ट करना है तो कोई बात नहीं। ये भी देखिए विवादित प्रश्न है, अब इसको पढ़ते हैं। किसी राज्य में साम्यवादी दलों ने संयुक्त रूप से भूपोटन आंदोलन चलाया था, वह था आपका आंध्र प्रदेश। आपने देखा होगा आंध्र प्रदेश था। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की सामाजिक आधारों में सम्मिलित नहीं है? वह देखेंगे व्यापारी वर्ग सम्मिलित नहीं है। अब है कामराज योजना का उद्देश्य क्या था? वो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जीवंत बनाना था। अब चुनावी बॉन्ड 2018 के बारे में कथन है, राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना इस योजना का उद्देश्य था। सही है, देखेंगे आप सही है। दूसरा है चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त केवल वही राजनीतिक दल चुनाव बॉन्ड प्राप्त कर सकते हैं जिन्होंने पिछले लोकसभा
राज्य की विधानसभा के चुनाव में न्यूनतम 2% का मत प्राप्त किया हो, तो ये गलत है। चुनावी बॉन्ड जारी होने की तिथि से 15 कैलेंडर दिवस तक वैध रहेगा, ये सही है। लेकिन वर्तमान में इसमें भी परिवर्तन हुआ है, कुछ शायद 10 दिन हो गया कि शायद नहीं 15 दिन ही है। पात्र राजनीतिक दल द्वारा अपने खाते में जमा कराए गए चुनावी बॉन्ड का भुगतान उसी दिन किया जाएगा, तो ये सही है। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे संविधान संशोधन। यह चैप्टर मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, क्योंकि प्रत्येक परीक्षा में 1 से 3 प्रश्न, 1, 2, 3 प्रश्न से ज़्यादा इससे प्रत्यक्ष रूप से बनते हैं। वहीं अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो इससे क्वेश्चन कई बन सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम कल से इसको देखेंगे।